हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप ये ओरिएंटेशन और सिलेबस का वीडियो देखने के बाद इस वीडियो के ऊपर आप पहुँचे हो तो ये हमारा टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट ए। टोटल आपके पास 13 यूनिट दिए हैं फ्रॉम योर ए टू लेकर एम तक, और यहाँ पर हम यूनिट ए शुरू करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो रखेंगे क्योंकि लार्ज वीडियो में मैं देख रहा हूँ कि शायद बच्चे जो हैं 2-2 ढाई घंटे की क्लासेस लेने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको छोटा सा वीडियो रखने वाला हूँ, बट हम एक लार्ज सिलेक्शन यूनिट ए के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हैं तो मैंने उसमें आप लोगों को बताया है कि आपने क्या करना है। ये टेलीग्राम चैनल जो है सोशियोलॉजी सक्सेस के नाम से, इसको आपने क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर मैंने यूनिट ए आपका क्या कर दिया है, पोस्ट कर दिया, और मैंने बड़ी कोशिश की है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में इंग्लिश मीडियम में नोट्स है, राइट हैंड के साइड के कॉलम में हिंदी मीडियम के अंदर नोट्स हैं। और फिर आप ये देख सकते हो कि ये अभी जो चैनल है ये धीरे धीरे ग्रो भी कर रहा है। मैं इसको लार्जली ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ रख रहा हूँ, और इसके अंदर अभी जो है 9 सब्सक्राइबर है। तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में कम से कम 1000 से 2000 बच्चा तो तैयारी कर रहा होगा, जो है 108 पोस्टों के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। तो एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर कंपटीशन कम होने वाला है, और अगर आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया तो हम क्या करने वाले हैं, इस पेपर में सक्सेस हासिल करने वाले हैं। सो आई एम कैलाश पांडे, मैं अभी जोगटा एकेडमी में पढ़ाता हूँ। माय नेम इज़ कैलाश, और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना यूनिट ए। तो इसके अंदर मैं डायरेक्टली अब अपनी स्लाइड पे आ रहा हूँ। ये वाला जो पीडीएफ है मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर लिया है टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। जैसे मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया कि यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश वाला मैटर रहेगा, यहाँ पर हमारा हिंदी वाला मैटर रहेगा। तो मैंने क्या कर दिया है, आपका ये यूनिट ए है, इसके 5 कंपोनेंट्स है, इसको हमने क्या कर लिया है, 5 यूनिट्स में तोड़ लिया है। मैं अगली 5 छोटी छोटी वीडियो में ये सारा सिलेबस आपको कवर करवाने वाला हूँ। क्योंकि मेरा खुद का पढ़ने का मीडियम इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश मीडियम भी साथ में रखा है, और बहुत सारे बच्चों का हिंदी मीडियम है, तो इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम भाई ये सारा कवर करने वाला है। और पॉसिबल मेरा अप्रोच क्या रहेगा कि मैंने आपको नोट्स तो ऑलरेडी दे रखे हैं, मैं आपको चीज़ें डिस्कस करवाऊँगा एमसीक्यू की फॉर्म में। देखो जनरली क्या होता है कि बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं सिर्फ एमसीक्यू चीज़ें करवाऊँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रह जाती है। तो मैं आपको क्या करवाऊंगा, पूरा टॉपिक करवाऊंगा, और मैं बताऊंगा कि देखो कहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार का बन सकता है। तो क्वेश्चन के आजकल दोनों आ रहे हैं, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं कि 4 ऑप्शन मिल गए उसमें से एक सही है, और अगले जो है कुछ स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन बनते हैं तो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं हमारा ये वाला यूनिट जिसमें इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी है, मीनिंग, नेचर, स्कोप और सब्जेक्ट मैटर के बारे में बात की गई। तो पूरा बैकग्राउंड क्या है, तो सोशियोलॉजी के बारे में सिंपल सा कीवर्ड आपने ध्यान रखना है, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी को क्या बोलते हैं, हम सोशियोलॉजी बोलते हैं। तो समाजशास्त्र क्या हो गया, सामाजिक संस्थाओं को एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने की बात करें। ज़रूरत कब पड़ी, तो यूरोप के अंदर 18th और 19th सेंचुरी में जो चेंज आए दैट वाज पर्टिकुलरली ड्यू टू, जब वहाँ पर एनलाइटनमेंट पीरियड आया, लोगों ने थियोलॉजी को क्वेश्चन किया, लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा और देखा कि साइंस की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है जिससे लोगों की जीवन एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, आसान हो रहा है। तो उससे पता लगा कि भाई ये जो पुराने चर्च के पादरी लोग हैं जो थियोलॉजिकल सिस्टम चला रहे हैं, इनको हम एम्पिरिकल रैशनल इंक्वायरी से चैलेंज कर सकते हैं। तो ऐसे सब चेंजेस को पढ़ने के लिए ऑगस्ट कॉम्ट ने ये टर्म यूज़ की, सोशियस जिसका मतलब है कंपेनियन, ग्रीक टर्म यूज़ की जिसका मतलब है स्टडी, और इन्होंने इस टर्म को यूज़ करके क्या बनाया, सोशियोलॉजी बनाया। दरअसल शुरुआत में वो एक क्या चीज़ बनाना चाहते थे, सोशल फिजिक्स बनाना चाहते थे, जिन्होंने बोला कि ये एक क्या होगी, साइंस ऑफ सोसाइटी होगी, ठीक है। तो ये वाला फैक्ट यूज़ हो सकता है, प्लस आपके पास सोशल फिजिक्स वाला भी फैक्ट यूज़ हो सकता है, ठीक है। शुरुआत कहाँ हुई, यूरोप में, इसके ऊपर भी डायरेक्टली सवाल बन सकता है। अब इसके पीछे कुछ मूल कारण हैं। मूल कारण कौन कौन से इमरजेंस के पीछे, तो एक तो है हमारे पास एनलाइटनमेंट पीरियड, एक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और एक है हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन 3 कारणों को मेजर इवेंट्स माना जाता है सोशियोलॉजी की इमरजेंस में। और साथ में कुछ यहाँ पर थिंकर्स का कंट्रीब्यूशन है जिन्होंने उस वक्त नेचुरल थ्योरीज लाई कि नेचर किस तरीके से काम करता है। तो रिलीजियस और थियोलॉजिकल जो एक्सप्लेनेशंस थी उनको उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया। तो ये 4 आप फैक्टर्स जोड़ सकते हो किसके पीछे, इमरजेंस के पीछे। क्लियर बात। अब एनलाइटनमेंट क्या है कि एनलाइटनमेंट हो गया कि भाई नए तरीके का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और वो ज्ञान बेस्ड है किसके ऊपर, रीजन साइंस के ऊपर।
जबकि इन्होंने चैलेंज किस चीज़ किया है, ट्रेडिशन एंड डोगमास को। तो जो पुराने विचार है, जिसके जो धर्म सिद्धांत और परंपराओं पर बने हुए हैं, उनको चैलेंज किया गया है तर्क और विज्ञान के आधार पर। इसमें हो क्या रहा है, तो सुपरस्टिशन के बजाय रैशनैलिटी पे फोकस दिया जा रहा है, अंधविश्वास नहीं तर्क के ऊपर विश्वास दिया जा रहा है। इंडिविजुअलिज्म, व्यक्ति अपने जीवन को आसान करना चाह रहा है रादर देन की थियोलॉजी के बेसिस पर क्या हो रहा है, उनको बताया जा रहा है कि उनकी ड्यूटीज़ क्या है। तो व्यक्तिवाद आ रहा है, प्राकृतिक अधिकार की नेचुरल राइट क्या है कि भाई सिर्फ ये नहीं है कि चर्च के बोलने पर सारी चीज़ें मानी जाएगी। साइंटिफिक टेम्पर और एम्पिरिसिज्म, लोग अनुभव कर रहे हैं कि भाई ये भगवान का ज्ञान नहीं होगा, हम अनुभव क्या कर पा रहे हैं, समझ रहे हो बात, कि धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर मार रही है कि सूरज धरती के चारों तरफ चक्कर मार रहा है। तो रिलीजियस एक्सप्लेनेशन तो ये थी कि भाई नहीं, धरती बीच में है, सूरज चारों तरफ चक्कर मार रहा है। पर एम्पिरिसिज्म डाटा ये बोलता है कि नहीं भाई, सन बीच में है और धरती चारों तरफ चक्कर मार रही है। ऐसे विचारों का क्रिटिक किया गया, किसका, चर्च का, क्योंकि चर्च के द्वारा भ्रांतियां फैलाई गई थी। तो ऐसे में एनलाइटनमेंट पीरियड में रॉन डिस्कार्ट है, इन्होंने रैशनलिज्म की बात की, जॉन लोक है, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट और लिबर्टी की बात की, मॉन्टेस्क्यू है, इन्होंने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कि नहीं भाई चर्च से ही गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं हो सकती, हम नई तरह की गवर्नमेंट्स भी बना सकते हैं। जेन जैकब रूसो है, इन्होंने जर्नल विल की बात की कि किस तरीके से समानता का अधिकार होना चाहिए, लोगों के सामान्य इच्छाएं हैं वो क्या कर सकते हैं, उन पर्पसली उन चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एनलाइटनमेंट पीरियड में ये थिंकर के ऊपर देखो, मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये एनलाइटनमेंट पीरियड है क्या, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि एनलाइटनमेंट पीरियड में किन आइडियाज़ पे फोकस किया गया है। 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ना, ये 1789 है। अब एग्जैक्ट कोई डेट तो होती नहीं कि इस दिन से रेवोल्यूशन शुरू हुआ, बट 1789 ऐसा ईयर है जिसको माना जाता है कि यहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। यहाँ पर हुआ क्या, तो यहाँ पर मोनार्की को ख़त्म किया गया। भाई यहाँ पर आपने सुना होगा कि लुई 14, लुई 15, लुई 16 इन सब का शासन है। इनकी जगह पर नया सिस्टम आया है, जिस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको यहाँ से क्या किया गया है, कॉपी किया गया है। प्रमोटेड लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो देखो आपका स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी है ना, वो है तो है यूएसए में, पर दिया किसके द्वारा गया है, फ्रांस के द्वारा। तो ये विचार सबसे पहले यहाँ पर आया है। इक्वालिटी में यदि आपको कहूँ तो फ्रांस की सोसाइटी डिवाइडेड थी कि सबसे ऊपर अपने किंग के लोग हैं, क्लर्जी के लोग हैं, और लास्ट में क्या है आपके पास, कॉमनर लोग हैं। अब इन सबको बराबर अधिकार दिए गए हैं, इक्वालिटी। ऐसा आंदोलन कहाँ पर आया है, फ्रांस के अंदर आया। यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर सोसाइटी एकदम से बदल जा रही है ना। पहले सोसाइटी ऐसे स्ट्रेटिफाइड है अलग अलग लेयर्स में, अब ये सब इक्वल हो गए, तो कैओस का माहौल हो रहा है। इन सब चीज़ों को ठीक करने की बात की जा रही है, ठीक है। किंग के साथ साथ चर्च का जो कंट्रोल है उसको भी हटा दिया गया, तो नए सेकुलर और डेमोक्रेटिक आइडल्स आए हैं। सोशल ऑर्डर को रिस्टोर करना है, और ऐसे में जो हमारे पास बहुत सारे थिंकर्स हैं, जिसमें डी मास्ट्रे हैं और डिबोल्ड है, इन सब लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर नए थॉट दिए, ठीक है। अगर लार्जली मैं आपको कहूँ तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसा क्या था, सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करने वाला एक रेवोल्यूशन था। सोसाइटी पहले डिवाइडेड थी, अब क्या हो गई, इक्वल। इसके अलावा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी चेंज करने वाला था। पहले था मोनार्की के अंडर, बाद में क्या आ गया, रिपब्लिक, गणतंत्र। समझ गए बात आप। तो इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल बन सकते हैं। अब आया भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये क्या चेंज कर रहा है, सबसे पहले ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। इसके पहले का जो सिस्टम है वो है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म के अंदर क्या है, लैंड, उस लैंड के ऊपर लोग क्या करवा रहे हैं, लोगों से लेबर करवा रहे हैं, मतलब सर्फडम उसको कहा जाता था। नया जो सिस्टम है वो क्या आ जाएगा, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या हो रहा है, लोग लगा रहे हैं इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज में क्या आ जाएंगे, लेबर आ जाएंगे। पहले क्या हो रहा है कि जिसके पास ज़्यादा लैंड है वो प्रिविलेज्ड है, अब जिसके पास मशीन है वो ज़्यादा प्रिविलेज्ड है। तो आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दूसरा यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। सोशल स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा, लोग पहले रहते थे विलेजेस में, विलेजेस से अब लोग कहाँ पे आ रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं, स्लम्स में आ रहे हैं, और मशीन के फॉर्म में क्या ढूंढ रहे हैं, अपने लिए कोई नया रोजगार ढूंढ रहे हैं। ऐसे में हो क्या रहा है, तो सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पावर्टी, स्लम्स, राइजिंग क्लास इनइक्वालिटी। लोग मशीन से जल्दी जल्दी काम करवा रहे हैं, बहुत थोक में प्रॉफिट कमा रहे हैं, बट जो अब लेबर है उनकी
एक तरीके से रेलेवेंस क्या हो चुकी है, मशीन के बजाय कमज़ोर हो चुकी है। इसकी वजह से सोशल डिसलोकेशन एंड एलिनेशन की प्रॉब्लम आ रही है। और फिर कैपिटलिज्म में एक तरफ जो है बुर्जुआ है, एक तरफ प्लोरेटरिएट है, एक तरफ कैपिटलिस्ट है, एक तरफ लेबर क्लास है। इन लोगों के बीच में क्लास कॉन्फ्लिक्ट, सोशल चेंजेस जैसे प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं। क्लियर है बात? तो ये जो 3 कारण है, कौन कौन से? इंटेलेक्चुअल एनलाइटनमेंट पीरियड, उसको इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये 3 कारण बनते हैं अमरजेंस के। अब आते हैं जी फाउंडिंग फादर। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि सोशियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा, तो फाउंडिंग थिंकर्स ऐसे हैं कि इसके अलावा और ऐसे थिंकर्स जिन्होंने शुरुआत में बताया कि सोशियोलॉजी में हमने पढ़ना क्या है। अब इसमें सवाल इस तरीके के आते हैं कि भाई ये कॉम्ट कहाँ के थे, किस देश के थे, इन्होंने कौन कौन सी मेन स्टडीज़ की। तो यहाँ पर हम फोकस्ड पढ़ेंगे कि कौन सी बुक लिख रहे हैं, कौन सी फेमस थ्योरी दे रहे हैं, कौन सा उनका टाइम पीरियड था और मेन क्या क्या उन्होंने बातें की। तो सबसे पहले हमारे फादर ऑगस्ट कॉम्ट, ये 1838 में बोलते हैं कि ऐसा हमको क्या बनाना है, सोशियोलॉजी वर्ड बनाना है। ठीक है, इनका मेथड जो था उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद कहते हैं। इन्होंने जो बड़ी एक थ्योरी दी वो बोली कि सोसाइटी जो है वो 3 स्टेजेस से इवॉल्व हुई है। इसको ये बोलते कि भाई पैरेलल टू द थॉट जो हमारे माइंड में आ रहे हैं, तो जैसे हमने ये इवॉल्व किया इसी प्रकार से सोसाइटी भी क्या हुई है, इवॉल्व हुई। पुरानी जो स्टेज है वो थियोलॉजिकल है, क्योंकि लोगों के जीवन में जो भी समस्याएं हैं, नेचर की जो भी चीज़ें हैं, उसकी थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, धार्मिक अवस्था। बाद में हम बोलते हैं कि हमने नेचुरल फिलॉसफी सीख ली, तो उसको क्या बोला गया, मेटिफिकल फिजिकल स्टेट, ये आ गई दार्शनिक अवस्था। और फाइनली आज की डेट में साइंस एम्पिरिसिज्म डेवलप हो चुका है और इसको क्या बोला इन्होंने, पॉजिटिव स्टेज। बड़ा सिंपल सा मैं एग्जाम्पल दूँ तो पुराने ज़माने में बारिश क्यों होती है, तो बोला जी इंद्र देवता के नाम से होती है। मेटाफिजिकल स्टेज में पता लगा कि नहीं जी, वाटर साइकिल भी तो कुछ होता है कि जलवाष्प के रूप में नदियों से पानी ऊपर जाएगा, बादल बनेंगे, बादल से बारिश होगी। पॉजिटिव स्टेज बोलती कि नहीं भाई ऐसा करते हैं, बादल तो बन ही नहीं रहे, सिल्वर आयोडाइड छिड़क देते हैं और सिल्वर आयोडाइड से क्या हो जाएगा, बादल बनने की प्रक्रिया और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो लोगों ने पता किया कि बारिश करवाने के लिए तो सिल्वर आयोडाइड का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि सोसाइटी क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। क्लियर है बात? थियोलॉजिकल स्टेज भी फर्दर सब स्टेजेस में डिवाइडेड है, मुझे नहीं लगता कि इतने डेप्थ में अभी सवाल बन पाएगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि भाई सोशियोलॉजी को मैं क्वीन ऑफ साइंसेज बनाऊंगा। ये सबसे ज़्यादा क्या होने वाली है, कॉम्प्लेक्स होने वाली है, क्योंकि ऐसा है कि मैथ तो है सबसे आसान। सबसे आसान क्यों है, एक बार फॉर्मूला लागू कर लिया, फॉर्मूले के हिसाब से हमेशा सेम रिजल्ट्स आएंगे। बट सोशियोलॉजी ऐसी है कि हर व्यक्ति पे सेम फॉर्मूला लागू हो नहीं सकता, हर व्यक्ति के अपने इमोशन है, सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे मुश्किल क्या होने वाली है, साइंस होने वाली है, क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज, इसलिए इसको दर्जा दिया गया। क्लियर बात? अब अगले जो थिंकर है दैट इज हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने ऑर्गेनिक एनालॉजी का काम किया। जैसे इन्होंने बोला कि भाई मानव का यदि शरीर है, इसको स्टडी करना है तो हेड को अलग से स्टडी करो, आर्म को अलग से स्टडी करो, पेट को अलग से स्टडी करो, पाँव को अलग से स्टडी करो। इस प्रकार से अलग अलग बॉडी के कंपोनेंट्स अपना अपना फंक्शन प्ले करते हैं और मिलके क्या बनाते हैं, पूरी बॉडी बनाते हैं। तो सेम तरीके से भाई सोसाइटी भी ऐसी ही है, सोसाइटी के भी अलग अलग कंपोनेंट है। इंडिविजुअल को अलग से पढ़ना पड़ेगा, इंडिविजुअल के बीच के इंटरेक्शन को अलग से पढ़ना पड़ेगा, इंडिविजुअल के बीच में सोशल कंट्रोल अलग से पढ़ना पड़ेगा, सोशल प्रोसेसेस अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह सोसाइटी को भी पढ़ा जा सकता है। ये जो है डार्विन से इन्फ्लुएंस थे। तो डार्विन सबसे पहले आदमी हैं जिन्होंने बायोलॉजी के अंदर काम किया है। जैसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इनकी थ्योरी है। तो इन्होंने वैसे ही बोला कि जैसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है, वैसे ही सोसाइटी में जो चीज़ें बहुत लंबे समय तक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, उन्हीं चीज़ों का सोसाइटी में क्या होता है, विकास होता है। तो जिस प्रकार से सिंपल ऑर्गन से बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन डेवलप हुआ है, सोसाइटी में भी सिंपल प्रोसेसेस से बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स एंड वेल पैटर्न, वेल स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस तैयार हुए। ठीक है जी। तो सोशल डार्विनिज्म भी इसको कहा जाता है। कार्ल मार्क्स तो ऐसे थिंकर है जो हर सब्जेक्ट में पढ़े जाते हैं। तो कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, तो कार्ल मार्क्स तो बात करते हैं क्लास की, कि भाई सोसाइटी 2 क्लासेस में डिवाइडेड है, हैव और हैव नॉट। और पहले सोसाइटी ठीक हुआ करती थी, सब समान हुआ करते थे, बट कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है। इनइक्वालिटी बढ़ रही है, इनकी वजह से चैलेंजेस पैदा होंगे और कल घड़ी को जाके इनइक्वालिटी से लड़ने के लिए क्या आने वाला है, क्लास स्ट्रगल आने वाला है और समाज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
तो इन्होंने कुछ कुछ टर्म दी, जैसे इन्होंने बोला कि सारा का सारा सोसाइटी जो है इट इज़ बेस्ड अपॉन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और उस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस से रिलीजन डिफाइन होता है, मैरिज डिफाइन होती है, फैमिली डिफाइन होती है, किनशिप डिफाइन होती है, और ये सारी की सारी चीज़ें किसका पार्ट बनती है, सोशल सुपर स्ट्रक्चर का। ठीक है, इसको ये बोलते हैं मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ सोसाइटी, कि भाई सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो किस में है, मटीरियलिज्म में प्रॉब्लम। इसी की वजह से क्या बनते हैं, हैव और हैव नॉट क्लास रिलेशन बनते हैं। इन्होंने हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म थ्योरी दी। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में ये बात करते हैं कि डायलैक्टिक प्रोसेस लगेगी जी, डायलैक्टिक प्रोसेस। डायलैक्टिक जो प्रोसेस है वो इन्होंने किससे सीखी थी, हीगल से। हीगल का एक स्टूडेंट था आगे फ्यूबरबाश, तो फ्यूबरबाश ने बोला था कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो किसकी वजह से होती है, मटेरियल चेंज होने की वजह से होती है। जैसे ही मटेरियल सोर्सेज चेंज हो गए आदमी का प्रोडक्शन का सिस्टम बदल जाएगा, वो एक थ्योरी है। क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो जिसमें ये बोलते हैं कि हैव और हैव नॉट में हमेशा क्या रहेगी, लड़ाई रहेगी। जब भाई मास्टर्स थे तो मास्टर की लड़ाई स्लेव से थी, जब आपके पास फ्यूडल लॉर्ड्स थे तो लॉर्ड्स की लड़ाई सर्फ से थी। अब आ गए आपके पास कैपिटलिज्म के अंदर कौन, बुर्जुआ, तो बुर्जुआ की जो लड़ाई है बुर्गुइस, इनकी लड़ाई किससे होगी, प्रोलेटरिएट से। तो बुर्जुआ वर्सेस अपना प्रोलेटरिएट की लड़ाई चल रही है, और इसमें आगे जाके क्लास रेवोल्यूशन आएगा। क्लियर बात। एलिनिएशन की इन्होंने टर्म दी, अपनी थ्योरी ऑफ सरप्लस टर्म्स दी, ये आगे जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे तो सब ज़्यादा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और इन्होंने भविष्यवाणी की कि भाई कैपिटलिज्म में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आएगा और फाइनली जाके कम्युनिज्म आएगा, जिसमें सबके सब लोग क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर अपने इमाइल रखाइम भाई साहब है, तो इमाइल रखाइम भाई साहब पहली बार सबसे क्या करते हैं, कॉलेज में एक तरीके का यूनिवर्सिटी में कोर्स शुरू करते हैं सोशोलॉजी का, तो इनका भी बहुत बड़ा एक तरीके से रोल है ना। इनकी एक किताब भी बड़ी फेमस है, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, उस पर सवाल आया था। इन्होंने बोला कि सोशोलॉजी को पढ़ना, रिसर्च करना किस प्रकार से काम किया जाएगा। इनके बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सोशल फैक्ट, डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी, जिसमें ये मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी समझाते हैं। दरअसल इनका सवाल है कि समाज एक तरीके से इकट्ठा क्यों है, तो ये बोलते हैं कि पुराने ज़माने में मैकेनिकल सॉलिडरिटी है, नए ज़माने में या पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या है, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। सुसाइड को इन्होंने स्टडी किया। इन्होंने बोला कि सुसाइड कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, समाज में ऐसी एक तरीके से स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, समाज के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी डेविएंट बिहेवियर्स है जिसकी वजह से, समाज की वजह से कोई आदमी मजबूर हो जाता है सुसाइड करने के लिए। ठीक है, जिसको इन्होंने नॉर्मलेस भी कहा, कि सोसाइटी में लोग नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, इसलिए चैलेंजेस क्रिएट हो जाएंगे। बहुत और इम्पॉर्टेंट थिंकर अपने पास मैक्स वेबर की बहुत इंपॉर्टेंट मेथडोलॉजीज़ है। इन्होंने पॉजिटिविज्म, इन्होंने बोला कि देखो ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल मैथ्स फिजिक्स की तरह ही सोशोलॉजी को पढ़ा जा सकता है। इन्होंने लाया था इसकी जगह पे इंटरप्रिटेटिव डिसिप्लिन, जिसमें ये बोलते कि आदमी का सोशल एक्शन पढ़ो, उस सोशल एक्शन के पीछे कोई ना कोई क्या हो सकता है, मीनिंग हो सकता है, और वो मीनिंग हर इंडिविजुअल के लिए सेपरेट हो सकता है। इसलिए हमको मीनिंग ही पढ़ना पड़ेगा, तभी उस मीनिंग से हमको पता चलेगा कि सोशल एक्टिविटी है क्या। फिर वो फर्दर बोलते कि भाई यहाँ पर अथॉरिटी टाइप्स इन सोशल एक्शन के बेसिस पर आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, और इनकी बहुत फेमस थ्योरी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिसमें ये बोलते कि भी रिलीजन जो है इन्फ्लुएंस करेगा इस चीज़ को कि आदमी अपनी इंडस्ट्री स्थापित कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास कैल्विनिस्ट पीपल जो है वो क्या करते हैं, अपने रिलीजन से प्रभावित होकर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। इस प्रकार की इनकी थ्योरी। अब डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन की कुछ टाइमलाइन है, तो हमने इमरजेंस के फैक्टर देखे कि ये पर्टिकुलरली यूरोप के अंदर है 19th सेंचुरी में। उसके बाद डुर्खीम ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्डिक्स फ्रांस में इसको सब्जेक्ट शुरू कर दिया। फिर 20th सेंचुरी में ये शिकागो चले गए, वहाँ पर इसकी पढ़ाई हो रही है। और क्योंकि यूएसए ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है, तो इसमें नए सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं, खास करके अर्बन सोशोलॉजी कि शहरों में किस प्रकार की समस्याएं हो रही है। मिड 20th सेंचुरी में यहाँ पर ये एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में भी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ये क्या है, कॉलोनीज। अब कॉलोनीज में क्या हो रहा है, ब्रिटिश को रूल करने में, शासन करने में दिक्कत आ रही है। मान लीजिए इंग्लैंड से कोई आदमी भारत आया, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि कास्ट क्या है, तो ये कास्ट को सोशोलॉजिकल एंगल से पढ़ेगा ताकि यहाँ के लिए नई पॉलिसीज़ बनाई
जा सके। इस प्रकार से यहाँ पर कॉलोनीज में क्या हुआ है, शुरुआत हुई है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और बता दूँ कि शुरुआत में इन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी एंड एक और सब्जेक्ट होगा अपना एंथ्रोपोलॉजी, इन दोनों में भाई डिफरेंस होना चाहिए। ये जो एंथ्रोपोलॉजी है ये प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ को पढ़ेगा, सोशियोलॉजी जो है ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर के एस्पेक्ट्स को पढ़ेगा और ये पास्ट के एस्पेक्ट्स को पढ़ेगा। इस प्रकार की भी शुरुआती डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर हुआ करती थी। क्लियर है बात। अब इसमें किस प्रकार से इन चीज़ों को पढ़ाया गया, किस प्रकार से इसका सब्जेक्ट मैटर इलेबोरेट हुआ, तो शुरुआत में कॉम्ट है, ये पॉजिटिविज्म पढ़ रहे हैं, नेचुरल साइंसेज फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह ये पढ़ना चाह रहे हैं। फिर अपने पास हमने स्पेंसर की बात की थी, उन्होंने ऑर्गेनिक एनालॉजी लगाई, तो उन्होंने लगाया कि सिंपल ऑर्गन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बनते हैं, इसी प्रकार से सिंपल इंटरेक्शन से कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस बनती हैं सोसाइटी की। मार्क्स ने बोला कि भाई वहाँ पर हैव और हैव नॉट क्लासेस है, इनके बीच में डिवीजन है, इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा, तो ये मार्क्सिस्ट अप्रोच बन गई। फंक्शनलिस्ट अप्रोच बोलती है ये कि समाज के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है उसका कोई ना कोई क्या है, पर्पज़ है। मान लीजिए यदि कास्ट सिस्टम है, तो कास्ट सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम है, अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन की प्रॉब्लम है, बट कास्ट का कोई ना कोई फ़ायदा भी तो होना चाहिए, इसीलिए तो वो समाज में इतने समय से चली आ रही है। ठीक है। फिर इंटरप्रेटिविज्म, वेबर ने बोला कि भाई सोशल एक्शन को पढ़ो, सोशल रियलिटी है, उसके पीछे कोई मीनिंग होना चाहिए, उस मीनिंग का ही असली पर्पज़ है। अगर मीनिंग पता लग गया तो पता लग जाएगा समाज किस प्रकार से काम कर रहा है। फिर आपके पास बहुत सारे, हम आगे पढ़ेंगे, स्कूल्स आते हैं आपके पास, सिंपलिस्ट अपना फॉर्मलिस्टिक स्कूल और स्पेशलिस्टिक स्कूल। तो यहाँ पे जॉर्ज जिमल का रोल आता है। ये सब्जेक्ट डिवाइड करते हैं, सोशल इंटरेक्शन को पढ़ने की बात करते हैं और बोलते हैं जॉर्ज जिमल कि अलग अलग सब्जेक्ट क्या पढ़े जा सकते हैं, सोशियोलॉजी में पढ़े जा सकते हैं, जिसमें बेसिक इंटरेक्शंस लाइक कॉम्पिटिशन, कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन, इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्लियर है ये बात। अब हमारे पास आते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंस। ये एक तरीके से मैं आपके पास समरी करवा रहा हूँ किस चीज़ की, एनलाइटनमेंट पीरियड की, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की और फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो सोशल फैक्टर तो ऐसे है कि भाई ब्रेक डाउन ऑफ फ्यूडलिज्म, लैंड का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब मशीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइज ऑफ बुर्गेज, जिसमें अब कैपिटलिस्टिक मॉडल में क्या हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अमीर होते जा रहे हैं, एक तरीके से जो है वो लेबरर के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर मशीन से अपना प्रॉफिट कमा रहे। रैपिड अर्बनाइजेशन, लोग विलेज से शिफ्ट हो गए कहाँ पर, अर्बन सेंटर्स पर, और वहाँ पर न्यू क्लासेस बन रही है, एक तरीके से मिडिल क्लास की कॉन्शियस है। पहले लैंड के बेसिस पर क्लासेस हुआ करती थी, दैट वाज योर लॉर्ड्स एंड सर्व्स। यहाँ पर न्यू क्लासेस आ रही है जो मशीन के बेसिस पर है, मैनेजरियल लॉज के बेसिस पर है, फैक्ट्री सिस्टम के बेसिस पर। देन इकोनॉमिक फैक्टर्स आ गए, देन सेम तरीके से पॉलिटिकल फैक्टर्स आ गए फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स आ गए किसकी वजह से, आपके एनलाइटनमेंट पीरियड की वजह से। तो ये आपके पास क्या है, उस पूरे के पूरे सेक्शन की समरी। ठीक है जी। अब यहाँ पर नेचर ऑफ सोशियोलॉजी देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर ये आपके पास सीधी सी बात बन जाएगी, कौन कि एक थिंकर है आपके पास रॉबर्ट बियर्सडिथ, और रॉबर्ट बियर्सडिथ ने नेचर को डिस्कस करते वक्त द सोशल ऑर्डर करके एक किताब में इसकी क्या बताई है, फीचर्स बताई। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि भाई ये यूरोप में पढ़ा जा रहा था, मैक्रो लेवल एनालिसिस कर रहे थे, ऑर्डर एंड चेंज पढ़ रहे थे, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी की टेंशन्स थी कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है। और शुरुआत में भाई लार्जली मेल डोमिनेटेड डिस्कोर्स है, विमेन फेमिनिज्म बहुत लेटली इसमें आ रहा है। क्लियर बात। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, डायरेक्टली मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये भारत के अंदर सोशियोलॉजी कैसे आई, ये मैंने एडिशनल टॉपिक डिस्कस किया है। अब यहाँ पर हम मेन चीज़ पे आ रहे हैं क्या कि नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि भाई रॉबर्ट बियर्सडिथ ने जो किताब लिखी है उसके अंदर ये बोलते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस नॉट अ नेचुरल साइंस, तो इसको सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। फिर उन्होंने बोला सोसाइटी इज़ अब्स्ट्रैक्ट नॉट कॉन्क्रीट, कि भाई ऐसी कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ नहीं मिलेगी, इमोशन कोई कांस्टेंट या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चीज़ें नहीं हैं, ये हमेशा क्या रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, हर व्यक्ति के इंटेंशंस इमोशंस हमेशा चेंज होते रहते हैं। सोशियोलॉजी इज़ प्योर थ्योरेटिकल नॉट अप्लाइड, ये बोलते हैं कि सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड किया जाता है, थ्योरीज बनाई जा सकती है, बट अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक है, बट आज की डेट में देखेंगे तो इसका क्रिटिसिज्म भी किया जा सकता है कि नहीं भाई सोशियोलॉजी को अप्लाई भी तो किया जा सकता है ना। कास्ट के बेसिस पे हम पता कर लेते हैं कि भाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को
वोट पड़ेंगे। हम रिलीजन के बेसिस पे पता कर लेते हैं कि हाँ जी, जो अपने पास जो बीजेपी पार्टी है वो जिस प्रकार की पॉलिटिक्स कर सकती है, तो उससे हो सकता है कि मुस्लिम लोग उनको वोट ना दें। सोशोलॉजी इज जनरलाइजिंग नॉट पर्टिकुलराइजिंग। देखो, मैंने ये जनरल स्टेटमेंट दी है कि मुस्लिम आदमी बीजेपी को वोट नहीं देगा, बट इट इज़ नॉट पर्टिकुलर। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सही हो। सोशोलॉजी इज बोथ रैशनल एंड एम्पिरिकल। तो हमको सोसाइटी में इसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी हम किसी एक कॉन्क्रीट डाटा पे या एक पर्टिकुलर अपने कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। सोशोलॉजी इज़ वैल्यू न्यूट्रल। ऐसा नहीं है कि मेरी कुछ प्रिजुडिस है, मेरे मन में कुछ चीज़ें चल रही है, मैं उसी हिसाब से क्या लिखूं, समाज को ऑब्जर्व करूं, इसलिए मुझे वैल्यू न्यूट्रल होना जरूरी है। एंड सोशोलॉजी इज़ डायनेमिक। हो सकता है जो प्रॉब्लम गांव में हो वो शहर में ना हो, जो शहर में है वो शायद मे बी आपके पास कोस्टल एरियाज़ में ना हो, कोस्टल एरिया में है वो माउंटेनियस एरिया में ना हो, इसलिए हमेशा समाज को डायनेमिक रूप से पढ़ना पड़ेगा, सोशोलॉजिस्ट को डायनेमिक रूप से पढ़ना पड़ेगा। सोशोलॉजी एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि हमको हर सब्जेक्ट को यहाँ पर डालना है, बट इसका भी क्रिटिक है कि आज की डेट में जो सोशोलॉजी है वो लगभग हर सब्जेक्ट से इन्फ्लुएंस होती है। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से इन्होंने सोशोलॉजी को, सोशोलॉजी रिलेटिविस्टिक, सोशोलॉजी रिलेटिव है, कॉन्सेप्ट है। हो सकता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में कुछ और प्रॉब्लम्स लेके आता हो, इंडिया में कुछ और प्रॉब्लम्स लेके आता हो, अफ्रीका में कुछ और प्रॉब्लम्स लेके आता। सोशोलॉजी इज कैटेगोरिक नॉट नॉर्मेटिव। तो जैसे नॉर्मेटिव क्या होता है, रिलीजन, कि भाई क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ धर्म के साथ है, क्या चीज़ धर्म के खिलाफ है, वो बताते हैं कि जो धर्म के साथ चीज़ है इसको क्या करो, फॉलो करो। तो हम ये चीज़ नहीं देखते सोशोलॉजी में, हम देखते हैं व्हाट इज़ रादर देन व्हाट ऑट टू बी। हम ये देखते हैं कि क्या है, ये नहीं कि क्या होना चाहिए। हम ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, हम रैशनल स्टडी करें। क्लियर है बात? स्कोप ऑफ सोशोलॉजी क्या है? तो स्कोप ऑफ सोशोलॉजी के अंदर दो स्कूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक स्कूल है अपने पास फॉर्मलिस्टिक स्कूल, जो ये बात करता है कि हमको सोशोलॉजी पर्टिकुलरली क्या करना है कि सोशोलॉजी को हमने लगभग हर डायमेंशन में पढ़ना है कि कॉपरेशन कैसे हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो रहा है, कंपटीशन कैसे हो रहा है, सबऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, किस तरीके से इसके अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, ये सब के सब जो डिसिप्लिन्स है इनसे किस प्रकार से हमारा सब्जेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा है और इनसे किस प्रकार से हमारा सब्जेक्ट क्या है, बिल्कुल अलग है। तो फिर हम ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल स्पेसिफिक रखना पड़ेगा और सब्जेक्ट के कंटेंट मैटर को यहाँ पर नहीं जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो बट इसमें क्रिटिसिज्म ये है कि इसकी वजह से हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। जबकि इसके अपोजिट जो दूसरा अपने पास सिंथेटिक स्कूल है, ठीक है, ये स्पेशलिस्टिक जो वर्ड है, स्पेशलिस्टिक वर्ड शुड बी एडेड हेयर। स्पेशलिस्टिक वर्ड यहाँ आएगा, स्पेशलिस्टिक वर्ड इधर आएगा, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, सिंथेटिक स्कूल। तो सिंथेटिक स्कूल के अंदर ये स्पेशलिस्टिक वर्ड नहीं आएगा। इसमें हम ये बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, बाकी अदर सोशल साइंसेस को भी ऐड करेंगे, इकोनॉमी को भी ऐड करेंगे, पॉलिटिकल साइंस को भी ऐड करेंगे, साइकोलॉजी को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर बात? मैं बड़े ब्रीफ में सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपने क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ये पीडीएफ आपको मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल से इसको एक बार डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैंने जो है टीजीटी के जब अपने पास वैकेंसीज़ निकली थी, तो जिस एकेडमी में पढ़ाता हूँ अपना जोगटा एकेडमी में, तो जोगटा एकेडमी के चैनल पर मैंने MCQ सीरीज़ ली हुई है, जिसके अंदर अराउंड 13 से 14 लेक्चर्स है। वहाँ पे भी मैंने सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो मोस्टली सारी इंग्लिश मीडियम में, तो वहाँ से आप MCQ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है बात? अब यहाँ पर सिंथेटिक स्कूल बोलता है कि हम सब चीज़ों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो सोशल मॉर्फोलॉजी भी पढ़ेंगे, सोशल फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे, जनरल सोशोलॉजी भी पढ़ेंगे। तो इट इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि ये सारे के सारी डायमेंशंस को हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो और डिसिप्लिन्स के साथ क्या करती है, ओवरलैप करती है, ऐसा इसका क्रिटिसिज्म भी किया जाता है। क्लियर है? हाउएवर ऐसा है कि भाई हमारे पास जो है अपना जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल है उसने सोशोलॉजी को एक्सक्लूसिव बनाया। एक्सक्लूसिव बनाया तो हमारा एक सब्जेक्ट क्या हो गया, एस्टेब्लिश हो गया। इसके कंपैरिजन में यदि आपको मैं सिंथेटिक स्कूल की बात करूं, सिंथेटिक
सिंथेटिक स्कूल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे सब्जेक्ट मैटर को क्या किया, ब्रॉड किया। ब्रॉड करने की वजह से क्या हुआ, हमको एक अपना क्या मिल गया, सब्जेक्ट मैटर मिल गया। उन सब्जेक्ट मैटर को पढ़ने के मेथड्स भी मिल गए जो हमने दूसरे सब्जेक्ट से क्या की है, एम्प्लॉय किया। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कंक्लूड करने जा रहा हूँ ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको एक बार ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल पर जाके यहाँ से क्या कर लो, इसे डाउनलोड कर लो, इसको प्रिंट आउट कर लो या इस चीज़ को रिवाइज कर लो। ठीक है जी, थैंक यू फॉर द क्लास।